नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूं और यही आशा करती हूं आप सब स्वस्थ होंगे। आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चलाई थी, प्लस उसमें प्रैक्टिस सेट भी है जिसमें हम करंट अफेयर्स, आपके एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है वो भी हम प्रैक्टिस सेट के रूप में करवा रहे हैं। तो आज उसी की 5th क्लास है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दूसरी चीज, एक चीज मुझे आज आप सबको कहनी है, क्लास के स्टार्टिंग में ही जनरली ये बात मैं नहीं कहती हूँ कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो कर लीजिएगा। क्यों कह रही हूं मैं ये बात, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे हैं कि जब नया वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है आप सबको। तो दो ही स्थितियां हैं, या तो सब्सक्राइब नहीं किया होगा या तो बेल आइकॉन नहीं दबाया होगा। तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर बेल आइकॉन नहीं दबाया तो उसे दबा लीजिएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट है प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस सेट में ऐसी चीजें हैं जो आपके करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा चर्चा में रही हैं, जिनके आने की प्रोबेबिलिटी है आपके एग्जाम्स में। जैसे पहला सवाल है कि अरावली पर्वतमाला भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। अरावली पर्वतमाला भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। अब अरावली पर्वतमाला क्यों चर्चा में है ये मुझे बताने की आप सबको जरूरत नहीं है। कितना ज्यादा हल्ला मचा हुआ है अरावली पर्वतमाला का, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है उसके कारण। क्या डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि अब सिर्फ 100 मीटर से जो ऊंची पहाड़ियां हैं सिर्फ उन्हें ही अरावली माना जाएगा। जिसका सीधा मतलब ये है कि अरावली पर्वत श्रृंखला जिसका इतिहास कितना पुराना है, अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, लगभग 2.5 अरब साल पुरानी। तो अब अरावली पर्वत श्रृंखला का 80 से 90% हिस्सा संरक्षण से बाहर हट जाएगा। जो छोटे जंगल हैं, छोटे टीले हैं, छोटी भू आकृतियां हैं, अब वो सारी संरक्षण से बाहर चली जाएंगी। और ये छोटे जंगल, छोटी भू आकृतियां हजारों सालों से ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस का ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज होता है उसका बहुत बड़ा रिसोर्स रही हैं। तो अब अगर इन्हें संरक्षण से बाहर कर दिया गया तो क्या ऐसी स्थितियां निर्मित नहीं होंगी कि आने वाले समय में पर्यावरण को और क्षति पहुंचे। तो इस वजह से प्रोटेस्ट हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट का। तो पूछा जा रहा है कि अरावली पर्वतमाला भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। बताइए कहां से होकर गुजरती है अरावली पर्वत श्रृंखला। तो अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में जो आपको जानना है कि अरावली पर्वत श्रृंखला कहां से होकर गुजरती है, तो देखिए, मान लीजिए ये इंडिया का मैप है। इस मैप में अरावली पर्वत श्रृंखला, ये मान लीजिए गुजरात है, ये है राजस्थान, ये है हरियाणा और ये है दिल्ली। तो इतने राज्यों से होके अरावली पर्वतमाला निकलती है। आपको इतना याद रखना है। किन किन राज्यों से? गुजरात से होते हुए पहुंचती है राजस्थान, फिर जाती है हरियाणा और फिर यहाँ पे दिल्ली तक पहुंचती है। और अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। 2.5 अरब साल पुरानी अरावली पर्वत श्रृंखला है, आपको ये जानना है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा कि अरावली पर्वतमाला भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो राजस्थान है बिल्कुल, गुजरात है बिल्कुल, हरियाणा है बिल्कुल और दिल्ली। तो याद रखिएगा अरावली पर्वत श्रृंखला किन राज्यों से होकर गुजर रही है? इन 4 राज्यों से। आपने रील्स वगैरह में भी देखा होगा, बहुत ज्यादा सेव अरावली को लेके एक हैशटैग चल रहा है। वो क्यों चल रहा है? क्योंकि आप खुद बताइए कि अगर सिर्फ 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा, जिसका सीधा मतलब यह है कि अभी जो एरिया कंजर्वेशन के अंतर्गत यानी कि संरक्षण के अंतर्गत आ रहे थे, वहां पे कोई इंडस्ट्रीज नहीं खुल सकती हैं, वहां कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता था। अब बाहर हो गया है वो एरिया, तो अब वहां सड़कें, अब वहां पे निर्माण कार्य भी चालू होंगे, फैक्ट्रीज भी लगेंगी। और बताइए अरावली पर्वत श्रृंखला की ये जो छोटे जंगल हैं वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज का, ऑक्सीजन का कितना बड़ा सोर्स रहे हैं। तो अगर अरावली पर्वत श्रृंखला का 80 से 90% हिस्सा हट जाता है कंजर्वेशन से यानी कि संरक्षण से, तो डेफिनेटली पर्यावरण को क्षति होने वाली है। और दिल्ली का AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, किसी से छुपा नहीं है, 500 प्लस जा चुका है ये। तो ऐसी स्थिति में अरावली को संरक्षण से बाहर करना ये डेफिनेटली चौंकाने वाला वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का। तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अरावली आपके एग्जाम के लिए। तो अरावली पर्वतमाला भारत की किन राज्यों से होकर गुजरती है? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली। मैं कहूं कि अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंचा शिखर या सबसे ऊंची चोटी अरावली पर्वत की कौन सी है? गुरु शिखर, जो कहां स्थित है? राजस्थान के सिरोही जिले में, माउंट आबू के पास। तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। अरावली पर्वतमाला किन राज्यों से होकर गुजर रही है? तो देखिए यहां से अगर आप मैप देखेंगे तो ये गुजरात से प्रवेश करती है, यहाँ पे राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक पहुंचती है। तो बेसिकली जो 4 राज्य हैं वहां से अरावली पर्वतमाला स्थित है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली।
और अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? गुरु शिखर, जो राजस्थान में स्थित है। राजस्थान का बेसिकली सिरोही जिला है, वहां पे स्थित है, ये माउंट आबू के पास है। क्लियर? तो याद रखिएगा। और कितने साल पुरानी है? लगभग कहा जाता है कि 2.5 अरब साल पुरानी है अरावली पर्वत श्रृंखला। तो इस वजह से ये आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो जाती है। अगला से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि द्रव में डूबी वस्तु पर एक बल कार्य करता है जो विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। साइंस भी आपके एग्जाम में आनी है, तो बताइए कौन सा एक ऐसा सिद्धांत है जो ये बताता है कि यदि कोई वस्तु द्रव में डूबी हुई है तो उसके द्वारा हटाए गए भार के बराबर ऊपर की तरफ एक बल काम करता है। ये कौन सा सिद्धांत है? बताइए। बॉयल का नियम है, चार्ल्स का नियम है, आर्किमिडीज सिद्धांत है, या पास्कल का नियम है? तो आप सबने एक नियम पढ़ा होगा कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है, ये मान लीजिए पानी भरा हुआ है, इसमें कोई वस्तु डुबोई जाती है, मान लीजिए ये बॉल है, कोई वस्तु डुबोई जाती है तो वो अपने भार के बराबर एक पानी जितना विस्थापित करेगी उतने ही भार के बराबर ऊपर की तरफ एक बल काम करता है, उत्प्लावक बल, जिसे क्या कहा जाता है? उत्प्लावक बल कहा जाता है। और ये कौन सा सिद्धांत है? ये है आर्किमिडीज का सिद्धांत कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोई जाती है तो वो अपने भार के बराबर एक पानी को विस्थापित करती है, और जितना पानी विस्थापित करती है उतना ही ऊपर की तरफ एक बल काम करता है, जिसे क्या कहते हैं? उत्प्लावक बल कहते हैं। अब सवाल पूछा जाता है कि यदि उत्प्लावक बल अधिक है तो वस्तु डूबेगी या तैर जाएगी? तो सीधी सी बात है कि यदि ऊपर की तरफ उत्प्लावक बल काम कर रहा है तो यदि उत्प्लावक बल ज्यादा है तो वस्तु तैरेगी, और यदि उत्प्लावक बल कम हो जाएगा तो वस्तु डूब जाएगी। तो यह भी सवाल पूछा जाता है कि यदि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अंतर्गत उत्प्लावक बल अधिक है, उत्प्लावक बल अधिक है मतलब वस्तु तैरेगी, और यदि उत्प्लावक बल कम है तो वस्तु डूब जाएगी। क्यों? क्योंकि उत्प्लावक बल ऊपर की तरफ काम करता है। तो यदि उत्प्लावक बल ज्यादा होगा तो वस्तु तैरती रहेगी, और यदि उत्प्लावक बल कम हो गया तो वस्तु डूब जाएगी। तो याद रखिएगा, यह भी सवाल पूछा जाता है कि यदि उत्प्लावक बल अधिक हुआ तो क्या होगा? उत्प्लावक बल यदि अधिक हुआ तो वस्तु तैरती रहेगी, क्योंकि उत्प्लावक बल तो ऊपर की तरफ लग रहा है, तो वस्तु तैरती रहेगी, और यदि उत्प्लावक बल कम हुआ तो वस्तु डूब जाएगी। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। और आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है कि जब भी किसी वस्तु को किसी द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोया जाता है तो वो अपने विस्थापित जो भी जल होता है, विस्थापित जल के बराबर ऊपर की तरफ एक बल काम करता है। वो बल क्या कहलाता है? उत्प्लावक बल कहलाता है। और ये कौन सा सिद्धांत है? ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। क्लियर? तो याद रखिएगा। ये भी पूछा जाता है कि यदि उत्प्लावक बल ज्यादा हुआ तो क्या? वस्तु तैरेगी, यदि उत्प्लावक बल कम हुआ तो वस्तु डूब जाएगी। क्लियर? तो ये कौन सा सिद्धांत है? ये आर्किमिडीज का सिद्धांत। याद रखिएगा, साइंस भी आपके एग्जाम में आनी है और ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। अगला सवाल है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किस गवर्नर जनरल की नीति थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को कहा जाता है हड़प नीति। कौन सी नीति? हड़प नीति। तो बताइए हड़प नीति किस गवर्नर जनरल की थी? मुझे बताने की जरूरत है क्या कि हड़प नीति किसकी थी? कर्जन की थी, डलहौजी की थी, बेंटिक की थी, लॉर्ड कैनिंग की थी? बताइए। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति किसकी थी? डलहौजी की थी। और डलहौजी को और किस रूप में जाना जाता है? और डलहौजी को जाना जाता है रेलवे के जनक के रूप में। रेलवे के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डलहौजी को जाना जाता है। और भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? भारत में रेल सेवा की शुरुआत हुई थी 1853 में, जब वे मुंबई से थाने को ट्रेन चलाई गई थी। तो रेलवे के जनक के रूप में भी डलहौजी को जाना जाता है। हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के लिए भी डलहौजी को जाना जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति क्या थी? हड़प नीति क्या थी? आप सब जानते हैं कि जब कोई राजा होता था, यदि उसकी कोई संतान नहीं होती थी, कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो उसे किस में मिला लिया जाता था? उसे ब्रिटिश साम्राज्य में, उस राज्य को मिला लिया जाता था। और इसी नियम के तहत सतारा, झांसी, नागपुर, इन्हें भी अंग्रेजों ने अपने साथ मिला लिया था। तो हड़प नीति किसकी थी? डलहौजी की थी, और डलहौजी को ही रेलवे के जनक के रूप में जाना जाता है। ये कर्जन कौन है? यही कर्जन है जिसके समय बंगाल विभाजन हुआ। यही कर्जन है जिसके समय क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। कब? 1905 में। और फिर इसी के बाद शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। बेंटिक कौन है? पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल। पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल। तो पूछा जाता है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? यही बेंटिक था। आप सबको पता होगा कि भारत का पहले क्या हुआ करता था? गवर्नर हुआ करता था। तो भारत का पहला गवर्नर कौन बना था जब ब्रिटिश भारत था? क्लाइव। फिर बंगाल का गवर्नर कौन बना था? बंगाल का गवर्नर था क्लाइव। फिर आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट।
तब बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा? गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और फिर बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर आता है 1833 का चार्टर्ड एक्ट। तो 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो पूरे भारत का गवर्नर जनरल कौन बना था? तो याद रखिएगा, पूरे भारत का गवर्नर जनरल यही बना था, विलियम बेंटिक। और फिर हुआ था 1857 की क्रांति, और उसके बाद आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम, और उसी के अंतर्गत भारत का पहला वायसराय कौन बनता है? कैनिंग। तो भारत का पहला वायसराय कौन बना? भारत का फर्स्ट वायसराय कौन बना? कैनिंग। क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ था? गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया था और वायसराय का पद बना दिया गया था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति हमने क्या जाना? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति किसकी है? लॉर्ड डलहौजी की है। मत लगाइए लॉर्ड इनके नाम पे। तो किसकी है? डलहौजी की थी। डलहौजी को ही किस रूप में जाना जाता है? रेलवे के जनक के रूप में जाना जाता है। क्लियर। करजन के समय हुआ था बंगाल विभाजन 1905 में। विलियम बेंटिक कौन था? पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल। तो सवाल पूछ ले कि पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक था। 1857 की क्रांति हुई, 1858 का भारत शासन अधिनियम आया, गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय का पद बनाया गया। तो भारत का पहला वायसराय कौन बना? कैनिंग। तो पूछ किसी के बारे में भी सकता है, तो तैयारी हर लेवल की होनी चाहिए। तो कौन है भारत का पहला वायसराय? कैनिंग। पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल बेंटिक। डलहौजी की हड़प नीति थी और रेलवे का जनक था, और करजन बंगाल विभाजन से संबंधित है। तो पूछा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हड़प नीति किसकी है? तो हड़प नीति किसकी है? लॉर्ड डलहौजी की है। लॉर्ड मत बोलिए, मेरे से भी मुंह से निकल जाता है, ये लॉर्ड कहलाने लायक नहीं थे। बानू मुश्ताक की किस कृति को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला? बानू मुश्ताक की कौन सी कृति है जिसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला? हाउस ऑफ स्टोन को, हार्ट लैम्प को, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को, रेड समाधि को। भारत की तरफ से इस बार इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतने वाली कौन थी? भारत की तरफ से इस बार इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 जीतने वाली कौन थी? बानू मुश्ताक। बानू मुश्ताक। और इनकी किस कृति के लिए इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है? तो याद रखिएगा, इनकी एक कृति है हार्ट लैम्प। हार्ट लैम्प जो किस भाषा में इन्होंने लिखी थी? तो याद रखिएगा, कन्नड़ भाषा में लिखी थी। अब आपके मन में तुरंत सवाल आएगा कि ये बताइए आप कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज तो इंग्लिश लैंग्वेज में दिया जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई किसी भी कृति को दिया जाता है, लेकिन इन्होंने तो कन्नड़ में लिखी, तो इनको कैसे मिल गया इंटरनेशनल बुकर प्राइज? क्योंकि इनकी इस कृति को, हार्ट लैम्प को, ट्रांसलेट किसने किया है इंग्लिश में? अनुवाद किसने किया है इंग्लिश में? तो दीपा भास्ती ने। तो याद रखिएगा, इसको इंग्लिश में अनुवाद किसने किया है? दीपा भास्ती ने इनको, इस रचना को, हार्ट लैम्प को अनुवाद किया है इंग्लिश में। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया है? दीपा भास्ती ने किया है। क्लियर। क्योंकि इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो दिया जाता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी रचना को दिया जाता है। तो फिर बानू मुश्ताक को कैसे मिल गया? क्योंकि बानू मुश्ताक की जो कृति है वो तो कन्नड़ भाषा में थी। बानू मुश्ताक ने क्या लिखी? हार्ट लैम्प। बानू मुश्ताक की कृति का क्या नाम था जिसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला? हार्ट लैम्प। और ये किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? कन्नड़ लैंग्वेज में। फिर इसका ट्रांसलेशन किया गया है, इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया है, और किन्होंने किया है? दीपा भास्ती ने किया है। और इस वजह से इसे इंटरनेशनल, इस रचना को इंटरनेशनल बुकर प्राइज प्रदान किया गया। तो अगर सवाल आ जाए कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 किसे मिला? बानू मुश्ताक को। उनकी कृति का क्या नाम था? हार्ट लैम्प। किस भाषा में उन्होंने हार्ट लैम्प लिखी थी? तो कन्नड़ भाषा में लिखी थी। इंग्लिश में ट्रांसलेशन किन्होंने किया है? तो दीपा भास्ती जी ने किया है उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन। क्लियर। तो याद रखिएगा, एक लघु कहानी संग्रह है ये। आपको लगेगा कि हार्ट लैम्प है क्या? तो एक तरह की लघु कहानी संग्रह है, लघु कहानी संग्रह है बेसिकली। क्लियर। तो बानू मुश्ताक की कृति है हार्ट लैम्प, उसको क्या मिला है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज। किस भाषा में लिखी गई कृति है? कन्नड़ भाषा में। और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किन्होंने किया है? तो दीपा भास्ती ने किया है। याद रखिएगा। अब अगला सवाल है कि पर्वत क्षेत्र दिए गए हैं, उनकी विशेषता आपको बतानी है। अरावली, अब बता दीजिए, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, अभी हमने जाना कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है जिस पर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट अभी आया है, वो क्या है? तो मैंने बताया कि अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। कितनी पुरानी बताया है मैंने? लगभग 2.5 अरब साल पुरानी। तो ये क्या है? भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला। कौन सी? अरावली। तो पहला क्या हो जाएगा? अरावली क्या है? भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला, जिसका इतिहास कितना पुराना है? 2.5 अरब साल पुराना है।
दूसरा हिमालय, हिमालय को आप सब जानते हैं कि किस नाम से जाना जाता है, नवीन वलित पर्वत के नाम से जाना जाता है, जो अभी भी अपनी निर्माणावस्था में है। तो हिमालय को क्या कहते हैं, नवीन वलित पर्वत कहते हैं, क्योंकि ये अभी भी अपनी निर्माणावस्था में है। तो भारत की सबसे नवीन पर्वतमाला कौन सी हो जाएगी, हिमालय। क्लियर। अगला आता है पश्चिमी घाट। आप सबको पता है कि भारत में अगर आप मैप देखेंगे तो ये वाला एरिया क्या कहलाता है, पश्चिम घाट। और यहाँ पे वर्षा कैसे होती है, तो यहाँ वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। पश्चिमी घाट में वर्षा कैसे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं उनसे टकराता है और यहाँ पे ये वर्षा होती है, यहाँ पे ये बारिश होती। क्लियर। तो पश्चिमी घाट किसके लिए फेमस है, पश्चिमी घाट फेमस है अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। तो अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, पश्चिमी घाट। क्यों, क्योंकि भारत का ये पश्चिमी घाट है, यहाँ से ये दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में आता है और यहाँ पश्चिमी घाट में स्थित जो पहाड़ियां हैं उनसे टकराता है और यहाँ पे वर्षा करता है। इस वजह से पश्चिमी घाट को सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कहा जाता है। तो पश्चिमी घाट क्या है, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। फिर आता है दक्कन ट्रैप, यानी कि दक्कन का पठार। दक्कन का पठार आप सबको पता है कैसे निर्मित है। दक्कन का पठार ज्वालामुखी जो उद्गार है उसके कारण उत्पन्न हुआ है। कैसे, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए, मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर से क्या हुआ, ज्वालामुखी उद्गार हुआ, ये हुआ ज्वालामुखी उद्गार। अब पृथ्वी के अंदर से ये ज्वालामुखी उद्गार हुआ, लावा निकला। लावा जब ये ठंडा होता है, जब ये लावा जो ज्वालामुखी उद्गार हुआ, जब लावा ठंडा होता है तो वो कहाँ बैठता है, ये पृथ्वी की सतह पर आके बैठ जाता है। जब ये लावा ठंडा होता है तो कहाँ बैठता है, पृथ्वी की सतह पे आके बैठ जाता है और यही क्या बनाता है, यही कहलाता है दक्कन का पठार। यही क्या बनाता है, दक्कन का पठार। तो इस वजह से कहा जाता है कि दक्कन का पठार किससे निर्मित है, ज्वालामुखी पठार। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ज्वालामुखी उद्गार से है, क्योंकि यहाँ से ज्वालामुखी उद्गार हुआ, लावा फैला चारों तरफ, और जब पृथ्वी के ऊपर लावा चारों तरफ फैला तो वो ठंडा भी तो होगा, और जब वो ठंडा होता है तो वो पृथ्वी की सतह पर जाके बैठने लग जाता है। तो जब लावा पृथ्वी की सतह पर बैठने लगता है तो किसका निर्माण होता है, पठार का निर्माण होता है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि दक्कन का पठार क्या है, एक ज्वालामुखी पठार है, क्योंकि इसका निर्माण कैसे हुआ है, ज्वालामुखी उद्गार के ठंडा होने के कारण हुआ है। ये ज्वालामुखी उद्गार हुआ, जब इसका लावा धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हुआ तो ये कहाँ बैठने लगा, पृथ्वी की सतह पर बैठने लगा। तो ये क्या हो गया, इसके पठार का निर्माण हुआ, जिसे दक्कन ट्रैप कहा जाता है। क्लियर। तो अरावली क्या है, अरावली है भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला, लगभग 2.5 अरब साल पुरानी। हिमालय क्या है, नवीन वलित पर्वत, भारत की नवीन पर्वतमाला। पश्चिमी घाट किसके लिए फेमस है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा के लिए, तो अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। और दक्कन का पठार क्यों फेमस है, क्योंकि इसे ज्वालामुखी पठार कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण हुआ है ज्वालामुखी उद्गार से। क्लियर। तो इतनी चीजें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ें। अब आ जाते हैं कुछ मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस पे, कि जैसे रॉलेट एक्ट कब आया। रॉलेट एक्ट ही है जिसे क्या कहा जाता था, काला कानून कहा गया, बिना अपील बिना दलील वाला कानून कहा गया। क्यों, क्योंकि इस कानून में ये प्रावधान किया गया था कि किसी भी व्यक्ति को, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, किसी भी व्यक्ति को कैद कर सकती है, उसे 24 घंटे के भीतर न्यायालय में भी पेश नहीं किया जाएगा और उसके खिलाफ मुकदमा भी दायर नहीं होगा। किसी को भी कभी भी बंदी बनाया जा सकता है। इस वजह से रॉलेट एक्ट को कहा गया बिना अपील बिना दलील वाला कानून, यानी कि काला कानून। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, भारत शासन अधिनियम कब आया, बताइए। तो देखिए, रॉलेट एक्ट कब आया था, तो आप सबको पता है रॉलेट एक्ट आया था 1919 को। कब आया था, 1919 को। और यही रॉलेट एक्ट है जिसके खिलाफ असहयोग आंदोलन चालू किया था महात्मा गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को। महात्मा गांधी का जो असहयोग आंदोलन था 1 अगस्त 1920 को, वो किन मेन घटनाओं के कारण चालू हुआ, यही रॉलेट एक्ट। दूसरा जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को जो घटना हुई। तो रॉलेट एक्ट कब आया, 1919 को आया। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, तो याद रखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, 1773 को। और यही रेगुलेटिंग एक्ट है जब बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा, बंगाल की गवर्नर को क्या कहा जाने लगा था। 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा था, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। तो पूछा जाता है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कब कहा जाने लगा, तो इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब मैं कहूं कि बंगाल का गवर्नर कौन था पहला, तो बंगाल का पहला गवर्नर था क्लाइव। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, तो वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन बना था बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, तो वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था। तो ये चीज याद रखिएगा।
क्लियर, इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान कौन सी घटना हुई कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? अब अगर आपसे पूछ ले कि अच्छा ठीक है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद, लेकिन बंगाल का गवर्नर कौन था? तो आप कहेंगे बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव था। अब कोई पूछ ले कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? कौन था बंगाल का पहला गवर्नर जनरल? तो आप कहेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स। और अभी हमने मैच द कॉलम में पढ़ा था कि पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना। इसके बाद आता है 1833 का चार्टर्ड एक्ट, और उस 1833 के चार्टर्ड एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और अभी हमने पढ़ा है कि पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? कैनिंग बेंटिक। हमने जाना है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को 1833 के चार्टर्ड एक्ट के बाद पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? विलियम बेंटिक। अभी हमने क्वेश्चन किया है। क्लियर, तो इतनी चीजें जरूर याद रखिएगा आप सब। फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, और इसके द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो ब्रिटिश क्राउन है उसका नियंत्रण और ज्यादा हुआ था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए कौन सा एक्ट आया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को कंट्रोल करने के लिए आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। फिर क्या आया? भारत शासन अधिनियम। तो आपको पता है कि भारत शासन अधिनियम कब का है? 1935 का है, जिसमें किसकी बात की गई थी? एक अखिल भारतीय संघ की बात की गई थी। तो पूछा जाता है कि अखिल भारतीय संघ की बात किस भारत शासन अधिनियम में की गई थी? अखिल भारतीय संघ की बात किस भारत शासन अधिनियम में की गई थी? 1935। संघीय न्यायालय की बात कब की गई? तो संघीय न्यायालय की बात भी किसमें की गई थी? यही 1935 के भारत शासन अधिनियम में। केंद्रों में द्वैध शासन कब आया? तो केंद्र में द्वैध शासन कब आया था? यही भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही केंद्र में द्वैध शासन आया था। तो अगर सवाल पूछ ले, जो बहुत बार पूछा जाता है कि अखिल भारतीय संघ की बात कब की गई थी, तो अखिल भारतीय संघ की बात भी भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही की गई थी। संघीय न्यायालय की बात कब आई? यही भारत शासन अधिनियम 1935। क्लियर, केंद्रों में द्वैध शासन की बात कब आई? तो यही भारत शासन अधिनियम 1935। तो इतनी चीज याद रखिएगा कि रूलेट एक्ट कब आया था? तो 1919 को आया था। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में, जिसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा था? बंगाल का गवर्नर जनरल। और बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? क्लाइव। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। क्लियर। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784 में। और भारत शासन अधिनियम 1935 के क्या प्रावधान थे कि एक अखिल भारतीय संघ की बात की गई, संघीय न्यायालय की बात की गई, और केंद्रों में द्वैध शासन की बात की गई। क्लियर, तो इतनी चीजें याद रखिएगा। चलिए, इस तरह के क्वेश्चन मैं इसलिए रखती हूं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो सके, एक ही जगह आपको ज्यादा चीजें पता चल सके। देखिए, अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में संयुक्त बैठक का प्रावधान किस आर्टिकल में है? बताइए, संयुक्त बैठक का प्रावधान किस आर्टिकल में है? 108, 110, 101, 75। बताइए संयुक्त बैठक किस में है? और बताइए कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान हमने किस देश से लिया है? तो याद रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। क्लियर, तो याद रखिएगा। और संयुक्त बैठक का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 108 में है। और हमने ये लिया कहां से है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। 110 में क्या है? तो 110 में मनी बिल है। आर्टिकल 110 में क्या है? धन विधेयक है, मनी बिल। क्लियर। 101 क्या बोलता है? 101 में ये बात की गई है कि यदि कोई एक व्यक्ति लोकसभा का मेंबर है, मतलब कोई एक व्यक्ति एक ही समय में लोकसभा और राज्यसभा या लोकसभा या विधानसभा का मेंबर नहीं हो सकता है। एक समय में एक व्यक्ति एक ही सदन का सदस्य होगा। तो 101 में क्या बात की गई है कि एक समय में कोई भी संसद का सदस्य है वो लोकसभा या राज्यसभा का एक साथ नहीं, या लोकसभा या विधानसभा का एक साथ नहीं सदस्य हो सकता है, वो एक ही सदन का सदस्य होगा। उसकी बात की गई है आर्टिकल 101 में। और 75 में क्या है? प्राइम मिनिस्टर, पीएम और उनकी जो मंत्री परिषद है, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस में है? 75 में। तो इतनी चीज आपको याद रखनी है कि संयुक्त बैठक का प्रावधान किस में है? 108 में है। 110 किसकी बात करता है? धन विधेयक की बात करता है। 101 क्या बात करता है कि कोई भी व्यक्ति एक साथ संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता है, एक साथ दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा। उसकी मनाही किसमें की गई है? 101 में की गई। और 75 क्या बताता है? तो 75 पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात करता है।
क्लियर? तो इतनी चीजें याद रखिएगा कि संयुक्त बैठक किस आर्टिकल में है। संयुक्त बैठक है आर्टिकल 108 में। संयुक्त बैठक का प्रावधान, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान हमने किस देश से लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। आर्टिकल 110 क्या बताता है? मनी बिल यानी कि धन विधेयक के बारे में बताता है। और 101 क्या बताता है कि कोई भी व्यक्ति एक साथ लोकसभा, राज्यसभा या लोकसभा या विधानसभा, तो एक साथ दो सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है, वो एक ही सदन का सदस्य होगा। और 75 क्या बताता है? प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में आर्टिकल 75 बताता है। तो पूछा क्या था? संयुक्त बैठक का प्रावधान, तो संयुक्त बैठक है आर्टिकल 108 में। और कहां से ली है हमने संयुक्त बैठक? ऑस्ट्रेलिया से ली है, याद रखिएगा। क्लियर? अगला सवाल है कि कौन सा हार्मोन है जो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है ब्लड में? ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन है जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, ग्लूकोज की मात्रा को या शर्करा की मात्रा को कम करता है? तो हमारे ब्लड में बेसिकली शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम किसका है, ये पूछा है। तो बताइए, हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम किसका है? कौन हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है? तो हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम है इंसुलिन हार्मोन का। आप सबको याद पता होगा कि जिन्हें जो डायबिटिक लोग होते हैं उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं, क्योंकि ब्लड क्या होता है डायबिटिक पर्सन को, शुगर लेवल अनियंत्रित रहता है, ये शुगर लेवल बढ़ा हुआ होता है। तो शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए कौन सा हार्मोन लगाया जाता है इंजेक्शन के थ्रू? तो इंसुलिन हार्मोन। तो हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम किसका है? इंसुलिन का। इंसुलिन हार्मोन को रिलीज कौन करता है? तो याद रखिएगा, पैंक्रियाज, जिसे अग्नाशय भी कहा जाता है। ये सवाल पूछा जाता है कि इंसुलिन हार्मोन को कौन रिलीज करता है? तो पैंक्रियाज रिलीज करता है या अग्नाशय रिलीज करता है। ग्लूकागॉन क्या करता है? ये उल्टा करता है, ये शुगर लेवल बढ़ाने का काम करता है। शुगर लेवल कम कौन कर रहा था? इंसुलिन। और शुगर लेवल को बढ़ाने का काम किसका है? ग्लूकागॉन का है। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन शुगर लेवल कम करता है। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन शुगर लेवल को कम करने का काम करता है। और ग्लूकागॉन क्या करता है? शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करता है। एड्रेलिन क्या होता है? एड्रेलिन हार्मोन हमारी बॉडी में किसी भी तरह के खतरे के प्रति हमें सचेत कर देता है। इसी वजह से कहीं कहीं इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। तो ये क्या करता है? किसी भी प्रकार के तनाव या खतरे से ह्यूमन बॉडी को सचेत करता है। कैसे? देखिए, मान लीजिए आपको किसी चीज से भय लगता है और सडन, जैसे किसी को छिपकली से डर लगता है, मान लीजिए उसने छिपकली देखी और वो डर गया, तो वो उसकी हार्ट बीट तेज हो गई। तो हमारी बॉडी हमें क्या साइन दे रही है? हमारी बॉडी हमें किसी भी प्रकार के खतरे के लिए सचेत कर रही है। और तब वो कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है? यही एड्रेनल हार्मोन रिलीज हो रहा है। तो पूछा जाता है कि हमारी बॉडी को किसी भी प्रकार के खतरे के प्रति सचेत कौन सा हार्मोन करता है? तो यही एड्रेनल हार्मोन करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन, ये थायराइड ग्रंथि द्वारा रिलीज होता है, हमारे गले के पास यहाँ पाया जाता है। क्लियर? तो इतनी चीजें याद रखिएगा। पूछा था कि हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करने का या शुगर लेवल को कम करने का काम किसका है? तो शुगर लेवल को कम करने का काम किसका है? यही इंसुलिन हार्मोन का है। और ये इंसुलिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? तो पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय से रिलीज होता है। हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कम कौन कर रहा था? कम कर रहा था इंसुलिन। और हमारी बॉडी में शुगर लेवल को बढ़ाने का पूछ लेता, तो शुगर लेवल बढ़ाने का काम किसका है? हमारी बॉडी में शुगर लेवल को बढ़ाने का काम ग्लूकागॉन हार्मोन का है। ये जस्ट इंसुलिन के अपोजिट काम करता है। तो ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करता है? शुगर लेवल को बढ़ाता है। एड्रेनल हार्मोन क्या करता है? किसी भी प्रकार के तनाव और खतरे के प्रति हमारी बॉडी को सचेत करता है। तो पूछ लेगा कि किसी भी प्रकार के खतरे और तनाव के प्रति हमारी बॉडी को कौन सचेत करता है? तो एड्रेनल हार्मोन। और थायरॉक्सिन हार्मोन किसके द्वारा रिलीज होता है? थायराइड ग्रंथि द्वारा, और यहाँ पे गले के पास ये पाया जाता है। क्लियर? तो पूछा था कौन कम कर रहा है शुगर लेवल को? तो इंसुलिन शुगर लेवल को कम कर रहा है। अगला सवाल है, वर्तमान में यूपीएससी के चेयरमैन कौन है जिन्हें 2025 में नियुक्त किया गया है? कौन है यूपीएससी चेयरमैन? बता दीजिए। आप सबको पता है क्या? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं, जिन्हें कब नियुक्त किया गया है? मई 2025 में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है प्रीति सूदन जी, अजय कुमार जी, मनोज सोनी जी, दीपक गुप्ता जी। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो याद रखिएगा, ये है आर्टिकल 315 से 323 में। तो यूपीएससी का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? 315 से 323। दूसरी चीज, यूपीएससी भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो याद रखिएगा, यूपीएससी है भारतीय संविधान के भाग 14 में, जिसमें क्या है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं किस भाग में है संविधान के?
तो किस भाग में है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 में है। जो इस क्लास में पहली बार है मैं उनको ये बता देना चाहती हूँ कि यदि आपको संविधान के भाग, संविधान की अनुसूचियां, संविधान संशोधन, इनसे रिलेटेड टॉपिक्स में दिक्कत होती है तो आपके लिए पॉलिटी की एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाइएगा, वहां आपको पूरी पॉलिटी के लगभग जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं जैसे कि संविधान के भाग हैं, इसी तरीके से एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाई गई है। पहले थ्योरी है 5-10 मिनट की, फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस के द्वारा आपको सारे वहां भाग याद हो जाएंगे, फिर सारी अनुसूचियां याद हो जाएंगी, डीपीएसपी के सारे आर्टिकल्स याद हो जाएंगे, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद हो जाएंगे। तो आप वहां चले जाइएगा, आपको वीडियोस में काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां आपको पॉलिटी की सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। और इसी तरीके के जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे तो वहां आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। तो यूपीएससी के चेयरमैन पूछा है, तो यूपीएससी के वर्तमान चेयरमैन कौन है जिन्हें मई 2025 में नियुक्त किया गया है? कौन है? अजय कुमार जी, जिन्हें कब नियुक्त किया गया है? मई 2025 में। तो यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? यूपीएससी के अध्यक्ष हैं वर्तमान में अजय कुमार जी। यूपीएससी का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 315 से 323 तक यूपीएससी का प्रावधान है। और यूपीएससी संविधान के किस भाग में है? तो भाग 14 में है। और भाग 14 किसकी बात करता है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं की बात करता है। तो याद रखिएगा, यूपीएससी के वर्तमान हेड हैं अजय कुमार जी। यूपीएससी का प्रावधान है संविधान के आर्टिकल 315 से 323 में। और किस भाग में वर्णन है यूपीएससी का? भाग 14 में वर्णन है यूपीएससी का। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस इस सब संविधान के भाग 14 में ही है। क्लियर? अगला सवाल, बुक्स दी गई हैं, किन्होंने लिखी है आपको ये बताना है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है? बताइए, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी बुक है? ये ऑप्शन है आपके सामने, बताइए इंडिया विंस फ्रीडम किसकी बुक है? तो इंडिया विंस फ्रीडम किसकी बुक है? तो आप सब जानते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद की है इंडिया विंस फ्रीडम। तो इंडिया विंस फ्रीडम किन्होंने लिखी है? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने। अनहैप्पी इंडिया किन्होंने लिखी है? बताइए, अनहैप्पी इंडिया किसकी है? तो अनहैप्पी इंडिया है लाला लाजपत राय जी की। किनकी है? लाला लाजपत राय जी की। सत्य के प्रयोग किसकी है? तो महात्मा गांधी जी की। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रुथ किसकी है? सत्य के प्रयोग, महात्मा गांधी जी की। और यंग इंडिया किसकी है? महात्मा गांधी जी की। तो इस तरीके से पढ़ने से फायदा ये होता है कि आपको एक जगह सारी चीजें पता चल जाती। तो इंडिया विंस फ्रीडम किसकी बुक है? इंडिया विंस फ्रीडम लिखी है मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने। क्लियर? जो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी माने जाते हैं, 1923 के कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की बुक का नाम क्या है? इंडिया विंस फ्रीडम। अनहैप्पी इंडिया किसकी बुक है? तो अनहैप्पी इंडिया लिखी है लाला लाजपत राय जी ने। अनहैप्पी इंडिया किसकी है? तो अनहैप्पी इंडिया बुक है लाला लाजपत राय जी की। और सत्य, मेरे सत्य के प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ और यंग इंडिया किनकी है? महात्मा गांधी जी की। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। तो इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की। और अनहैप्पी इंडिया किसकी है? तो लाला लाजपत राय जी की। अगला सवाल है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन दिया गया है अनाईमुडी, डोडा बेट्टा, K2, गुरु शिखर। बताइए, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट, यही वाला पश्चिमी घाट जिसे अभी हमने देखा था, ये क्या है? ये पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट है। तो पूछा है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखिएगा, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। और ये दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी कही जाती है। ये दक्षिण भारत की भी, दक्षिण भारत की आ जाएगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। और पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यही अनाईमुडी। यहाँ स्थित है केरल में, अनाईमुडी। और ये अनाईमुडी कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। तो आप कहेंगे तो फिर डोडा बेट्टा क्या है? हमने डोडा बेट्टा भी पढ़ी है कहीं। डोडा बेट्टा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी। डोडा बेट्टा किसकी है? नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी। तो अगर नीलगिरी पहाड़ियों की पूछेगा तो नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेट्टा। ऊंची चोटी का नाम क्या है? डोडा बेट्टा। तो अंतर याद रखिएगा, कंफ्यूजन होता है। नीलगिरी 3 राज्यों में बेसिकली फैली हुई है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। और ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? डोडा बेट्टा। और अगर दक्षिण भारत की पूछेगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, जो केरल में स्थित है। और पश्चिमी घाट की भी पूछेगा तो पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, जो केरल में स्थित है। और गुरु शिखर जो ऑप्शन में लास्ट में दिया हुआ है, ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यही गुरु शिखर, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो आप कहेंगे अनाईमुडी।
मैं कहूं पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है, आप कहेंगे अनाईमुडी। मैं कहूंगी अनाईमुडी कहाँ स्थित है, आप कहेंगे केरल में स्थित है। मैं कहूं तो फिर डोडा बेट्टा क्या है, तो आप कहेंगे डोडा बेट्टा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। और नीलगिरी कितने राज्यों में बेसिकली फैली हुई है, 3 राज्य में, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इन 3 राज्यों में नीलगिरी पहाड़ी फैली हुई है और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा। लेकिन अगर दक्षिण भारत की पूछेगा तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, और अनाईमुडी भारत के किस राज्य में है, तो केरल राज्य में है, याद रखना है। और गुरु शिखर किसकी है, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी। क्लियर, तो याद रखिएगा। तो पश्चिमी घाट की पूछ ले या दक्षिण भारत की पूछ ले, बात एक ही है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। केरल कहाँ है, दक्षिण भारत में ही तो है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुडी। कहाँ स्थित है, केरल में। और पश्चिम घाट पूछेगा तो पश्चिम घाट की भी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। क्लियर। अगला सवाल, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस भाग में है। संविधान संशोधन प्रक्रिया किस भाग में है संविधान के, मैंने भाग पढ़ाए हैं, पॉलिटी वाले सेक्शन में चले जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहां आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो किस में है संविधान संशोधन, किस भाग में है बताइए। भाग 18 में है, भाग 19 में है, भाग 20 में है या भाग 21 में है। तो संविधान संशोधन भारतीय संविधान के किस भाग में है, भाग 20 में। और संविधान संशोधन प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, तो साउथ अफ्रीका से अडॉप्ट की है। संविधान संशोधन प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 368 में। इतनी चीजें याद रखिएगा कि संविधान संशोधन प्रक्रिया किस में है, तो संविधान संशोधन प्रक्रिया है भारतीय संविधान के भाग 20 में। संविधान संशोधन हमने कहाँ से अडॉप्ट की है, तो साउथ अफ्रीका से अडॉप्ट की है। किस आर्टिकल में है ये, तो आर्टिकल 368 में है। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए संविधान संशोधन से रिलेटेड। अब भाग 8 में क्या है, तो जब मैंने आपको पढ़ाए थे भाग, तो मैंने बताया था कि जब आप 18 साल के होते हैं तो आपके जीवन में क्या शुरू हो जाता है, आपातकाल, इमरजेंसी। घर वाले पूछते हैं आप क्या करियर चुनोगे, क्या करोगे। लड़कियां 18 साल की होती हैं, उनकी शादी की बात होने लगती है। तो 18 साल के होते ही क्या शुरू हो जाता है, 18 साल के होते ही शुरू हो जाता है आपातकाल, यानी कि इमरजेंसी। तो आपातकाल किसमें है, भारतीय संविधान के भाग 18 में है। 19 में क्या है, 19 में प्रकीर्ण है। अब आप कहेंगे ये प्रकीर्ण क्या होता है, तो प्रकीर्ण ये है कि इसके अंतर्गत जो विशेष पदाधिकारी हैं, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति, राज्यपाल हैं, तो उनको क्या प्रदान किया जाता है, उनको कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो भाग 19 क्या बात करता है, विशेषाधिकारों की बात करता है। जैसे मान लीजिए कुछ पदाधिकारी हैं, कौन, राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, संसद के सदस्य हैं, उनको कुछ जो विशेषाधिकार प्रदान किए जाते हैं वो भारतीय संविधान के भाग 19 के में, और यही 19 कहलाता है प्रकीर्ण। तो प्रकीर्ण बेसिकली क्या कहता है, जब राष्ट्रपति राज्यपाल को जो विशेषाधिकार मिलते हैं वो प्रकीर्ण के अंतर्गत आता है। अब आप कहेंगे भाग 21 में क्या है, तो भाग 21 में है अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान। अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान। अब आप कहेंगे ये क्या होता है, अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान। तो आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर को पहले विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था आर्टिकल 370 के अंतर्गत, जो अब समाप्त गया है। तो राज्यों को जो स्पेशल स्टेटस प्रदान किया जाता है, चाहे वो आर्टिकल 370 के अंतर्गत जो जम्मू कश्मीर को मिला था, या आर्टिकल 371 के अंतर्गत जो अलग अलग राज्यों को मिला हुआ है, जैसे महाराष्ट्र को, गुजरात को, उनकी कुछ विशेष भौगोलिक स्थितियों के कारण, तो जो राज्यों को विशेष दर्जा प्रदान किया जाता है वो किस भाग के अंतर्गत, यही अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान यानी संविधान के भाग 21 के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। तो संविधान संशोधन पूछा था, तो संविधान संशोधन प्रक्रिया किसमें है, तो संविधान संशोधन प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस भाग में है, भाग 20 में है। क्लियर। तो भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन। हमने कहां से लिया है संविधान संशोधन, साउथ अफ्रीका से, और साउथ अफ्रीका से लिया हुआ है। और इस संविधान के किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान है। क्लियर। भाग 18 में हमने क्या जाना, 18 साल के होते ही आपातकाल चालू हो जाता है। 19 में क्या जाना, प्रकीर्ण। प्रकीर्ण का मतलब होता है राज्यपाल और राष्ट्रपति को जो विशेषाधिकार प्रदान किए जाते हैं, जैसे कि जब तक वो कार्यकाल में है उनके ऊपर किसी भी तरह का फौजदारी मुकदमा या आपराधिक मामला दर्ज नहीं होगा, उसी के अंतर्गत जो विशेष अधिकार है वो भाग 19 के अंतर्गत है। भी 20 क्या बताता है, संविधान संशोधन, साउथ अफ्रीका से अडॉप्ट किया है हमने, आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन है। और 21 क्या बताता है, अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान, जिसके अंतर्गत कई सारे राज्यों को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। 370 के अंतर्गत जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस पहले प्रदान किया गया था, जो अब वर्तमान में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो किस भाग के अंतर्गत, यही भाग 21 अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान। आर्टिकल 370 के अंतर्गत, 371 के अंतर्गत अभी भी कुछ राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, इन्हें कुछ विशेष प्रावधान प्राप्त हैं।
क्लियर। कब समाप्त हुआ आर्टिकल 370? तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया 2019, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस का दर्जा समाप्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 यूटी में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। क्लियर। तो याद रखिएगा संविधान संशोधन किस में है? भाग 20 में। अगला है 1 वोल्ट को कैसे परिभाषित किया जाता है? 1 वोल्ट को कैसे परिभाषित किया जाता है? वोल्ट किसकी इकाई है? वोल्ट किसकी इकाई है? वोल्ट विभवांतर की इकाई है। किसकी इकाई है? वोल्ट विभवांतर की इकाई है। अब मुझे ये बता दीजिए कि 1 वोल्ट को आप कैसे परिभाषित करेंगे? 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर कूलाम, 1 जूल पर एम्पियर या इनमें से कोई नहीं? तो यदि आपको पता है विभवांतर का सूत्र, तो विभवांतर क्या होता है? 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश। विभवांतर का सूत्र क्या है? विभवांतर का सूत्र होता है विभवांतर का कार्य बटे आवेश। अब मुझे ये बता दीजिए कि कार्य को आप किस में नापते हैं? कार्य को आप जूल में नापते हैं और आवेश को किस में नापते हैं? आवेश को नापते हैं कूलाम में। अब सूत्र देख लीजिए। तो एक विभवांतर किसके बराबर होता है? 1 वोल्ट को कैसे परिभाषित किया जाता है? वोल्ट किसकी इकाई है? विभवांतर की। विभवांतर का सूत्र क्या होता है? कार्य बटे आवेश। और विभवांतर को किस में डिनोट करते हैं? 1 वोल्ट में परिभाषित किया जाता है। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्य का एसआई मात्रक है जूल, आवेश का एसआई मात्रक है कूलाम। तो 1 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा जूल पर कूलाम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जूल पर कूलाम। तो अगर आपको ये छोटे छोटे फॉर्मूला याद है तो उससे आप इन चीजों को रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एसआई मात्रक पता है। और जब एसआई मात्रक पता है और किसी भी चीज का फॉर्मूला पता है तो आप कर सकते हैं आराम से। उसने कहा कि 1 वोल्ट को आप कैसे परिभाषित करेंगे? आपको पता है कि 1 वोल्ट किसकी इकाई है? विभवांतर की है। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि विभवांतर का सूत्र क्या होता है? तो विभवांतर का सूत्र होता है कार्य बटे आवेश। अब आप कहेंगे विभवांतर को किस में नापा जा रहा है? वोल्ट में। या विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? जूल। आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलाम। तो आपने एसआई मात्रक रख दिया, आपको सूत्र मिल गया, आपने राइट आंसर लगा के चले आए। अब तो एसआई मात्रक पढ़ लीजिएगा। एसआई मात्रक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? बताइए। राजीव कुमार जी हैं, सुखबीर सिंह संधू जी हैं, ज्ञानेश कुमार जी हैं, अनूप चंद्र पांडे जी हैं। और चुनाव आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो चुनाव आयोग का प्रावधान है भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में। चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान किस में है? आर्टिकल 324। और भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो ज्ञानेश कुमार जी हैं। किस क्रम के हैं? 26 क्रम के। क्रम पूछा जाता है इसलिए याद रखिएगा। तो भारत के वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ज्ञानेश कुमार जी। किस क्रम के हैं? 26 क्रम के। चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान यानी कि इलेक्शन कमीशन के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 324 में है। चुनाव आयोग कैसी बॉडी है? इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, यानी कि 3 सदस्यीय निकाय है ये। तो इस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ज्ञानेश कुमार जी। किस क्रम के हैं? 26 क्रम के हैं, याद रखिएगा। और चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान आर्टिकल 324 में है। और कितने सदस्यीय निकाय है वर्तमान में चुनाव आयोग? तो 3 सदस्यीय निकाय है। एक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? अपने ज्ञानेश कुमार जी हैं। गांधी जी भारत कब लौटे थे? गांधी जी भारत कब लौटे बताइए। 1905, 1910, 1915, 1920। गांधी जी भारत कब लौटे थे साउथ अफ्रीका से? तो आपको पता होगा वो दिन 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से बाहर लौटे और इसीलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? इसीलिए 9 जनवरी को मनाया जाता है एनआरआई डे। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 9 जनवरी को एनआरआई डे मनाया जाता है। तो गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए हर साल 9 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? एनआरआई डे के रूप में। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह भारत में कब किया? 1917 चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद खेड़ा, फिर अहमदाबाद। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब चालू किया? 1 अगस्त 1920। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा कब चालू किया? 12 मार्च 1930। असहयोग आंदोलन कब का था? 1 अगस्त 1920 का। और सविनय अवज्ञा 12 मार्च को शुरू किया था उन्होंने 1930 को नमक कानून के विरोध में। दांडी यात्रा की थी साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक की। 6 अप्रैल को पहुंचे और वहां उन्होंने नमक कानून तोड़ा। तो मैंने बस ये मॉडर्न इंडिया की कुछ डेट्स है जो आपको रिकॉल करा दिया है, क्योंकि एग्जाम हॉल में डेट्स पूछी जाती हैं। तो गांधी जी कब लौटे? गांधी जी लौटे 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से और इसीलिए 9 जनवरी को मनाया जाता है एनआरआई डे।
तो पूछ ले कि NRI डे कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी भारत लौटे थे। तो भारत कब लौटे महात्मा गांधी? 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। मानव शरीर में पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ होती है? बताइए, मानव शरीर में पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ होती है? ऑप्शन पेट, मुंह, छोटी आंत, बड़ी आंत। अब ये सवाल पूछा गया सवाल है, अब कहाँ होती है बताइए। आप सबसे पहले भोजन करते हैं तो कहाँ करते हैं? कहाँ जाता है भोजन? मुंह में जाता है। तो आपके भोजन की शुरुआत कहाँ से होगी? आपके मुंह में होगी। और अभी आपके मुंह में किसका पाचन होता है? तो आपके मुंह में होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। कहाँ होता है? मुंह में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन। तो पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होगी? सीधी सी बात है, लॉजिकल सी बात है कि खाना सबसे पहले कहाँ जाता है? आपके मुंह में जाता है। तो मुंह से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। हमारे मुंह में कई तरह की लार होती हैं जो भोजन को तोड़ने का काम करती है। तो भोजन की शुरुआत कहाँ से हो जाती है? आपके मुंह से हो जाती है। और आपके मुंह में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। फिर भोजन कहाँ जाता है? तो मैं आपको यहाँ पे पूरा पाचन तंत्र समझा देती हूँ, आपको शायद अब पाचन तंत्र में दिक्कत ना हो। आपके मुंह में हमने क्या जाना? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। फिर भोजन कहाँ जाता है? फिर भोजन जाता है अमाशय में। और अमाशय में किसका पाचन होता है? तो याद रखिएगा, अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। तो पूछा जाता है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन होता है अमाशय में। फिर भोजन कहाँ जाता है? यकृत में जाता है, यानी कि लीवर में जाता है। और लीवर में किसका पाचन होता है? तो लीवर में वसा का पाचन होता है। और यही रिलीज होता है पित्तरस। तो यहाँ दो सवाल बनते हैं कि पित्तरस कहाँ रिलीज होता है? तो पित्तरस रिलीज होता है लीवर यानी कि यकृत में। और वसा का पाचन कहाँ होता है? तो यही यकृत में। भोजन का सबसे ज्यादा पाचन कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, अगर सवाल आ जाए कि भोजन का सबसे ज्यादा पाचन कहाँ होता है या पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है, तो भोजन का सबसे ज्यादा पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। तो ये छोटी आंत में भोजन का सबसे ज्यादा पाचन होता है। और ये सवाल पूछा जाता है कि भोजन का सबसे ज्यादा पाचन कहाँ होता है? तो भोजन का सबसे ज्यादा पाचन या पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। अब भोजन का सबसे ज्यादा पाचन हो चुका है छोटी आंत में, अब सिर्फ अपशिष्ट बचा है। तो वो अपशिष्ट कहाँ जाता है? वो अपशिष्ट जाता है बड़ी आंत में। और उस अपशिष्ट पदार्थ में से बड़ी आंत क्या करती है? नमक और पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकाल देती है। तो बड़ी आंत का क्या काम होता है? ये जो छोटी आंत से पचने के बाद भोजन यानी कि अपशिष्ट बड़ी आंत में जाता है, तो बड़ी आंत उससे किसका अवशोषण कर लेती है? नमक और पानी का बड़ी आंत अवशोषण कर लेती है और बाकी शरीर से बाहर चला जाता है अपशिष्ट। क्लियर? तो इतनी चीजें याद रखिएगा। पूछा क्या था कि पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? तो पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? आपके मुंह से ही होती है। और आपके मुंह में किसका पाचन होता है अगर पूछे? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। मुंह के बाद भोजन कहाँ जाता है? पेट में, अमाशय में। तो पूछे प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो प्रोटीन का पाचन होता है अमाशय में। पूछे वसा का पाचन कहाँ होता है? तो वसा का पाचन होता है यकृत यानी कि लीवर में। पूछे पित्त रस कहाँ रिलीज होता है? तो पित्त रस कहाँ रिलीज होता है? आपके लीवर में। इतनी चीजें याद रखिएगा। दूसरा, पूछे भोजन का सबसे ज्यादा पाचन कहाँ होता है या पोषक तत्वों का अवशोषण सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो इसी छोटी आंत में होता है। छोटी आंत से भोजन पचने के बाद जो अपशिष्ट बचता है वो बड़ी आंत में जाता है। और बड़ी आंत क्या करती है? बड़ी आंत उससे नमक और पानी का अवशोषण कर लेती है। तो जो अपशिष्ट जाता है उससे नमक और पानी को एब्जॉर्ब करने का काम किसका है? बड़ी आंत का है। तो बड़ी आंत नमक और पानी का अवशोषण कर लेती है और अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकाल देती है। ये था आपका पूरा पाचन तंत्र। अब कुछ पूछेगा कि मुंह में किसका पाचन होता है? आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट का। पूछेगा अमाशय में किसका पाचन होता है? आप कहेंगे प्रोटीन का। पूछेगा वसा का पाचन कहाँ होता है? तो आप कहेंगे लीवर में। पूछेगा पित्त रस कहाँ से रिलीज होता है? तो आप कहेंगे लीवर से। पूछेगा सबसे ज्यादा भोजन का पाचन कहाँ से होता है? तो आप कहेंगे छोटी आंत में। पूछेगा नमक और पानी को, जो अपशिष्ट जाता है उससे नमक और पानी को एब्जॉर्ब करने का काम किसका है? तो बड़ी आंत का। अब आपसे सारी चीजें बनेंगी। तो पूछा क्या था? पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? तो पाचन तंत्र की शुरुआत होती है आपके मुंह से। और भोजन का सबसे ज्यादा पाचन छोटी आंत में, नमक और पानी का अवशोषण बड़ी आंत, प्रोटीन का पाचन अमाशय, वसा का पाचन यकृत, पित्त रस कहाँ से रिलीज होता है? यकृत से। क्लियर? तो याद रखिएगा कि मानव शरीर में पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? आपके मुंह से ही होती है, जहां कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं वर्तमान में? वर्तमान पूछ रहा है कि वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। तो पहली बात तो भाषाएं किस में बता रहा है कि 8वीं अनुसूची में है, ये याद रखना है। संविधान की अनुसूचियां मैंने पढ़ाई हैं, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाइएगा, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वहाँ आपको 20-20, 30-30 मिनट की क्लास में सारी पॉलिटी कवर हो जाएगी।
तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं ये पूछा गया है, बताइए। 14, 18, 22, 24 कितनी भाषाएं। तो मैं अगर आपसे कहूं कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, मेरा आपसे एक सवाल है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो आप सब मुझसे क्या कहेंगे कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी। मूल संविधान में आप कहेंगे 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में आप क्या कहेंगे, 14 भाषाएं थी। फिर मैं आपसे कहूं लेकिन पूछ तो वर्तमान रहा है कि वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो आप कहेंगे कि वर्तमान में तो 22 भाषाएं। वर्तमान में कितनी है, 22। फिर मैं कहूं ये 14 से 22 कैसे हुई, पता है क्या कि 14 से 22 कैसे हुई, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल पता है। कैसे? पहला हुआ 21वां संविधान संशोधन, 21वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1967 में, और इसके द्वारा भारतीय संविधान में किस भाषा को जोड़ा गया, इसके द्वारा भारतीय संविधान में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। दूसरा क्या हुआ, दूसरा हुआ 71वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 71वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, और इसके द्वारा भारतीय संविधान में 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी, और तीसरी कौन सी भाषा जोड़ी गई, तीसरी भाषा जोड़ी गई कोंकणी। ये 3 भाषाएं जोड़ी गई। फिर कौन सा हुआ, फिर हुआ 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, और इसके द्वारा कौन सी 4 भाषाएं जोड़ी गई, तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो अगर कुछ भी पूछे कि सिंधी भाषा किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, तो अब आपको पता है कि सिंधी भाषा किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है, 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। पूछेगा मणिपुरी भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई, तो मणिपुरी किसके द्वारा जोड़ी गई, 71वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 द्वारा। पूछेगा कि बोडो भाषा को कब जोड़ा गया, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा, तो 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 द्वारा बोडो भाषा को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, अगर ये पूछेगा तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, मूल संविधान में थी 14 भाषाएं। और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, वर्तमान में है 22 भाषाएं। अब पूछा जाता है, पूछे जाना वाला सवाल है कि सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को कब जोड़ा गया, तो 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 द्वारा। अब देखिए 22 हो रही है कि नहीं। मूल संविधान में कितनी थी, 14 भाषाएं। फिर हुआ 21वां संविधान संशोधन 1967, कौन सी जुड़ी, सिंधी भाषा। अब कितनी भाषाएं हो गई, 14 से ये हो गई 15वीं। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये हो गई 18 टोटल। फिर हुआ 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, फिर बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये हो गई टोटल 22 भाषाएं। तो क्या है, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, मूल संविधान में थी 14 भाषाएं। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई, आपको याद रखना है। पूछा जाता है कि सिंधी को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, मैथिली को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, पूछा जाता है। क्लियर। तो मूल संविधान में थी 14 भाषाएं और वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में है 22 भाषाएं। अब आ जाती हैं कुछ पुस्तकें और उनके लेखक, जैसे हिंद स्वराज। हिंद स्वराज किसने लिखी है, ऑप्शन देख के बताइए। हिंद स्वराज किसकी बुक है, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, किसकी रचना है। तो हिंद स्वराज किसकी रचना है, हिंद स्वराज है महात्मा गांधी जी की। गीता रहस्य किन्होंने लिखी है, बताइए ऑप्शन देख के। गीता रहस्य किन्होंने लिखी है, तो गीता रहस्य है बाल गंगाधर तिलक जी की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किन्होंने लिखी है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी बुक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है जवाहरलाल नेहरू जी ने। और आनंद मठ किसकी रचना है, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है ये आनंद मठ। क्यों रहा है, क्योंकि अब 1875 को किसकी रचना हुई थी, हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना हुई। अभी उसके 150 साल पूरे हो गए, संसद में चर्चाएं चल रही थी, और उसी चर्चा के दौरान हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि जो दूसरी पार्टी थी उस समय, मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन जो भी पार्टी थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो वंदे मातरम के पूरे अंश थे, यानी कि 4 अंशों में से सिर्फ 2 ही अंशों को राष्ट्रगीत के रूप में शामिल किया। हंगामा हो गया, बहुत सारी चीजें हुई, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। तो आनंद मठ से ही ली गई रचना है क्या, हमारे भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम। तो राष्ट्रगीत किससे ली गई रचना है, राष्ट्रगीत कौन सा है हमारा, राष्ट्रगीत वंदे मातरम। राष्ट्रगीत कौन सा है, वंदे मातरम। और लिखा किसने है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है। और ये कहाँ से ली गई रचना है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का ही है उपन्यास आनंद मठ।
और ये आनंद मठ से ली गई रचना है। तो हमारा राष्ट्रगीत कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया गया है, जो किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की रचना है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है कि हिंद स्वराज किसकी बुक है? हिंद स्वराज किन्होंने लिखी? महात्मा गांधी जी ने। गीता रहस्य किनकी है? बाल गंगाधर तिलक जी की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किन्होंने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू जी ने। और आनंद मठ किनका उपन्यास है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का। और इसी आनंद मठ उपन्यास से हमने अपने भारत का राष्ट्रगीत अडॉप्ट किया है, वंदे मातरम। तो राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। और ये इसकी रेलेवेंसी क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि वंदे मातरम की रचना हुई थी 1875 में। 7 नवंबर 1875 को इसकी रचना हुई। 1875 को इसकी रचना की गई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा। और अभी 2025 में इसकी रचना के 150 साल पूरे हो चुके हैं। तो इस वजह से ये सवाल और रेलेवेंट हो जाता है कि आखिर इसके 150 साल पूरे हुए, संसद में भी ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स आ गए जिनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो इस वजह से ये चर्चा में आता है कि आनंद मठ उपन्यास किसका है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का। राष्ट्रगीत हमने किससे लिया है? आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया है। और आनंद मठ नामक उपन्यास में इसकी रचना कब हुई थी राष्ट्रगीत की? तो 1875 में। और अभी हमने इसकी कौन सी वर्षगांठ मनाई है रचना की? तो 150वीं 150 वर्षगांठ मनाई है। तो याद रखिएगा कि आनंद मठ उपन्यास किसका है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हम पढ़ चुके हैं। जब हमने अरावली का पहला क्वेश्चन किया था तो हमने अरावली के बारे में सारी चीजें जानी थी। तो बताइए, जो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हमने जाना है कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। कहाँ पे? माउंट आबू के पास। तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। अनाईमुडी को हमने क्या पढ़ा था? अनाईमुडी को हमने पढ़ा था कि ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। और ये अनाईमुडी हमने किस स्टेट में पढ़ा था? ये अनाईमुडी हमने पढ़ा था केरल में। तो पश्चिमी घाट की भी और दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी हमने कौन सी पढ़ी थी? अनाईमुडी। धूपगढ़ कहाँ की है? तो याद रखिएगा, धूपगढ़ मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। तो धूपगढ़ कहाँ की है? मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट कितनी है? 1352 मीटर। कितनी है? 1352 मीटर। क्लियर? डोडा बेट्टा, डोडा बेट्टा हमने किसकी पढ़ी थी? तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी पढ़ी थी। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा। और ये सवाल पूछे जाते हैं। पूछा क्या था? अरावली पर्वतमाला। तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। कहाँ है ये? राजस्थान में स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ लेगा या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछ लेगा? हमने पढ़ा था यहाँ पश्चिमी घाट अनाईमुडी कि पश्चिम घाट की पूछ लेगा या दक्षिण भारत की पूछ लेगा। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। धूपगढ़ कहाँ की है? मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेट्टा हमने जानी थी कि ये नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा। क्लियर? तो अरावली की पूछा था, तो अरावली की है। गुरु शिखर कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अब कुछ दर्रे दिए हुए हैं, पासेस दिए हुए हैं भारत के, और दर्रे किस स्टेट में स्थित है ये आपको बताना है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में मैंने एक दर्रों की भी क्लास ली है, जिसमें भारत के जितने इंपॉर्टेंट दर्रे हैं अलग अलग राज्यों के, वो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए हैं और फिर लास्ट में इसी तरह की एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करवाई। क्लियर? तो बताइए, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन में बताइए। हिमाचल, सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। 2 दर्रे पढ़े होंगे आपने, नाथुला और जलेपला। और नाथुला और जलेपला दर्रे कहाँ स्थित है? तो नाथुला और जलेपला दर्रा स्थित है सिक्किम। कहाँ है? नाथुला जलेपला सिक्किम में। दूसरा है रोहतांग। आपने दर्रा पढ़ा होगा, रोहतांग दर्रा, शिवकिला दर्रा। तो रोहतांग शिवकिला कहाँ है? तो रोहतांग शिवकिला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और यही रोहतांग टनल है या रोहतांग दर्रा है जिसके नीचे कौन सी टनल बनाई जा रही है? अटल टनल, जिसका उद्घाटन अभी 2020 में हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो ये जो रोहतांग दर्रा है इसके नीचे कौन सी टनल बनाई जा रही है? अटल टनल। क्लियर? बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। पीर पांचाल बनिहाल कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और माना, नीति और उलिपुलेख, 3 दर्रे, माना, नीति, उलिपुलेख, ये कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। तो याद रखिएगा कि नाथुला दर्रा कहाँ है? नाथुला और जलेपला, ये 2 दर्रे सिक्किम में स्थित हैं। तो नाथुला और जलेपला कहाँ है? सिक्किम में है। नाथुला और जलेपला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। दूसरा रोहतांग, रोहतांग, शिवकिला, बाड़ा लाचा, ये सारे दर्रे कहाँ हैं? ये हिमाचल प्रदेश में है। तो रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ये वही दर्रा है जहाँ जिसके नीचे अटल टनल बनाई जा रही है, या अटल टनल बन चुकी है। 2020 में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अभी उसका उद्घाटन किया है। तो पूछा जाता है कि अटल टनल किस दर्रे के नीचे बनाई जा रही है? तो रोहतांग दर्रे के नीचे, इसी वजह से उसे रोहतांग टनल भी कहा जाता है।
बनिहाल पीर पांजाल कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और माना, नीति, लिपुलेख ये 3 दर्रे कहाँ हैं? तो ये उत्तराखंड में स्थित हैं। तो माना, नीति और लिपुलेख ये 3 दर्रे कहाँ हैं? उत्तराखंड में। तो याद रखिएगा इनको। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थे आपके सवाल। इसी तरीके से हम प्रैक्टिस सेट डेली करते हैं आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। जो इस क्लास में पहली बार है, ये 5th नंबर की क्लास थी प्रैक्टिस सेट की। इसके पहले भी वीडियोस डाले जा चुके हैं, तो आप जाके वो वीडियोस देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जितने वीडियोस पड़े हुए हैं वो सारे जीएस के वीडियो। ये मत सोचिएगा कि ये किसी एक स्पेसिफिक एग्जाम के वीडियो हैं तो सारे जीएस के ही। करवाई तो जीएस की प्रैक्टिस सेट ही गई है, साइंस के टेस्ट डाले गए हैं, साइंस की क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई गई है। तो जाके उन वीडियोस को देख लीजिएगा बिना ये सोचे कि ये किसी एक स्पेसिफिक एग्जाम के लिए हैं। जीएस अलग नहीं होता है किसी भी एग्जाम में, साइंस अलग नहीं होती है किसी भी एग्जाम में। तो अगर साइंस के टेस्ट पड़े हुए हैं, मैराथन क्लासेस पड़ी हुई हैं पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की, तो वो आपके किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, दिल्ली पुलिस, बिहार, कहीं के भी, किसी भी राज्य के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर उसमें जीएस आना है, तो वो सारे वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। बस एक बार उन्हें खोल के तो देखिए, आपको खुद समझ में आएगा कि हमारा जीएस अब स्ट्रांग होता जा रहा है। एमपी कांस्टेबल के लिए जो सीरीज चालू की थी, बच्चों ने बहुत तारीफें की हैं कि उन्हें बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो जाके वो सीरीज जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिसेस कराई गई। क्लियर? तो बस यही आशा है कि आप सब इसी तरीके से जाके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे वीडियोस देख लेंगे, ताकि आपको एग्जाम के लिए भी हेल्प हो जाए। मैंने क्लास के स्टार्टिंग में कहा था, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्लास कैसी लगी है। आपके लाइक और कमेंट बहुत मैटर करते हैं। तो इस क्लास के बाद तुरंत क्लास को लाइक कर दीजिए, उसमें कमेंट करके बता दीजिए कि आप ये क्लास देख कहाँ से रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको अगले वीडियो का मिल जाए। ऐसे ही खुश रहिए, मस्त रहिए, पॉजिटिव रहिए और पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।